बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की एक्सरसाइज को, विच इज़ चैप्टर नंबर 9। एक्सरसाइज में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को फर्स्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी। स्टूडेंट्स, स्टार्ट ले लेते हैं एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट से। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अ सब्सटेंस विच इज ऑप्शन ए stable, option B unstable, option C can be isolated, option D can exist as product। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो केमिकल काइनेटिक्स में हमने रिएक्शन रेट के लिए मुख्तलिफ थ्योरीज की डिस्कशन की थी कि जब रिएक्शन होगा मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन होगी, वो मॉलिक्यूल्स एक हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन गेन की थी कि इसको तो ना तो हम आइसोलेट कर सकते हैं, उस रिएक्शन मिक्सचर से निकाल सकते हैं, और वो हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो इस केस में जो ऑप्शन है कैन एग्जिस्ट एज प्रोडक्ट, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर और प्रोडक्ट में जो केमिस्ट्री है वो अलग है। तो ऑप्शन डी भी इस केस में गलत है। ऑप्शन सी आइसोलेट हम नहीं कर सकते, गलत है। ऑप्शन ए स्टेबल नहीं है। तो फिर हमारा जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी अनस्टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल। सेकंड एमसीक्यूज में पूछा गया है कि अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। द रेट इक्वेशन इज गिवन एज, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उस वक्त होगा जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके साथ डबल होगा। What is rate? Rate is the change in concentration per unit time. Rate in terms of products, उसकी अमाउंट में जो इंक्रीज आएगा पर यूनिट टाइम। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, उनकी अमाउंट में जो डिक्रीज आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑर्डर की केस में कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ द रिएक्शन डबल होगा। सेकेंड ऑर्डर की केस में कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम इंक्रीज होगा। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, विद रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए हमारे पास रेट का इक्वेशन कौन सा होगा? रेट इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में है कि रेट इज इक्वल टू के इज रेट कांस्टेंट, इनटू ए पावर 1 जो कि हम नॉर्मली नहीं लिखते, बी पावर 2। फिर इसी तरह ऑप्शन बी देख लें जहां पर rate is equal to k into a square multiplied by b, and option C rate is equal to k, रिएक्शन कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय a एंड b। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। और इसी तरह ऑप्शन डी जो है वहां पर तो सिर्फ a की बात है, ऑप्शन डी को निगलेक्ट कर दें। ऑप्शन सी की तरफ अगर आप देखें, कुछ नहीं लिखा गया, इट मींस पावर 1, और पावर 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि विद रिस्पेक्ट टू बी सेकंड ऑर्डर है। ऑप्शन सी बी इग्नोर कर दें। ऑप्शन बी अगर आप देखते हैं वहां पर ए स्क्वायर है, इट मींस के रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन क्वेश्चन में जैसे बताया गया है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, rate is equal to k multiplied by molar concentration of A multiplied by molar concentration of B power 2। MCQs नंबर थर्ड में पूछा गया है स्टूडेंट्स के फॉर अ रिएक्शन, जनरल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट को A से रिप्रेजेंट किया गया है और प्रोडक्ट्स लिखे गए हैं। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A क्वाड्रुपल्स द रेट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स के कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें एक रिएक्टेंट है A, जो भी रिएक्टेंट हो, जनरल हम बात कर रहे हैं, तो ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होगा। क्वाड्रपल्स का मतलब है 4 टाइम। तो रिएक्शन किस ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड का है, या थर्ड ऑर्डर है? क्योंकि आपकी कोर्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर की बात की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की केस में जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम इंक्रीज होगा। इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होगा। इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल करने से रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन 6 टाइम इंक्रीजेस। तो फिर इस केस में जो सही ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन बी।
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। स्टूडेंट्स, अगर जीरो ऑर्डर उस वक्त होगा जब हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। जनरली आपको बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। एक्टिवेशन एनर्जी से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है रिलेटेड है स्टूडेंट्स, के टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। रीजंस बताए गए हैं। ऑप्शन ए, डिक्रीज इन द कोलिजन। ऑप्शन बी, डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन सी, increase in kinetic energy of molecules, and D, more number of molecules attains the activation energy. Students, हम कहते हैं कि according to kinetic molecular theory of gases, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उसके साथ बढ़ जाएगी, एंड सेम इज द केस विद द लिक्विड रिएक्टेंट्स। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं इनके आपस में कोलिजन्स के। ठीक है, कोलिजन्स जितने ज्यादा होंगे ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑप्शंस देख लें। डिक्रीज इन कोलिजन, ये तो कंप्लीट गलत है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन नंबर बढ़ जाता है, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम ये नहीं कह सकते कि टेम्परेचर इंक्रीज से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी किस वक्त डिक्रीज होगी, जब हम कैटलिस्ट को यूज करेंगे। ऑप्शन बी भी इग्नोर कर दें। इन दो ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं दोनों ठीक हैं इस केस में, लेकिन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब जब हम कहते हैं कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी स्टूडेंट्स, अब जब वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी चांसेस ये होंगे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ज्यादा बने। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर जाने पर अब दो पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट्स। एक तो ये है कि वो मॉलिक्यूल जो कि एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को दोबारा डीएक्टिव करे, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एनर्जी गेन करे, उस बैरियर को एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ऑप्शन डी, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस एमसीक्यू से रिलेटेड जो सही ऑप्शन है विच इज द मोस्ट प्रोबेबल, दैट इज ऑप्शन सी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखते हैं सी और डी को एक्टिवेशन एनर्जी के टॉपिक में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 को ये एक्सप्लेन करता है और पॉइंट 2 को ये। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 5 ये है स्टूडेंट्स के यू कैन स्पीड अप अ रिएक्शन बाय, हमने किसी रिएक्शन को कैसे तेज करना है, कैसे उसका रेट बढ़ाना है। ऑप्शन ए, यूजिंग लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ऑप्शन बी, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। ऑप्शन सी, यूजिंग मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ऑप्शन डी, स्टॉप स्टरिंग। स्टूडेंट्स, हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स डिस्कस किए थे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए, उसमें से एक ये था कि अगर हम कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा। यहां पर बात की गई है ऑप्शन ए में कि यूजिंग लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये कंसंट्रेशन वाला फैक्टर तो फिर इस केस में रिवर्स होगा, विच इज नॉट द केस। ऑप्शन ए इग्नोर कर दो, गलत है ये। बी, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, जब हम रिएक्टेंट्स की टेम्परेचर को कम करते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी काइनेटिक एनर्जी तो कम हो जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे, चांसेस और भी कम हो जाएंगे कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएं। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। अब ऑप्शन सी और डी में अगर हम ऑप्शन डी को देखें स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि हम किसी रिएक्शन मिक्सचर को की स्टरिंग करें, उसको हिलाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस केस में अगर हमारे पास लिक्विड रिएक्टेंट्स है, अगर हम उनको ऐसे भी मिक्स करें तो वो रिएक्शन होगा, लेकिन स्टरिंग से सिर्फ ये होगा कि उनकी मिक्सिंग अच्छी तरह से होगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे। जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, यूजिंग मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपकी किताब में चैप्टर की स्टार्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन डिस्कस किया गया है। वहां पर अगर उस टेबल को आप देखें तो जब दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन उसके साथ इंक्रीज हो जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है इस केस में, दैट इज यूजिंग मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये वन ऑफ द फैक्टर है जो कि हमने डिस्कस किए थे जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है। आइए एमसीक्यूज नंबर 6 बोर्ड नंबर 2 पे देखते हैं। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 6 में पूछा गया है कि when the catalyst and reactants are in different physical states, स्टूडेंट्स
जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स के फिजिकल स्टेट्स अलग अलग हों। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई कैटलिस्ट है, वो लिक्विड स्टेट में है और रिएक्टेंट्स भी हम लिक्विड स्टेट में यूज कर रहे हैं। जैसे अगर आपको याद हो, होमोजीनियस कैटालिसिस में हमने अल्कोहल और एसिटिक एसिड का रिएक्शन डिस्कस किया था इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तीनों लिक्विड स्टेट में थे। अगर हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट हमारे पास गैस फेज में है, तो ऐसे जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट तीनों हमारे पास या दोनों हमारे पास सेम फिजिकल स्टेट में हो, फिजिकल फेज में हो, तो उसको हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। जब उनके फिजिकल स्टेट्स अलग हो, सॉलिड लिक्विड हो, गैस हो, तो फिर उसको हम हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। अब यहाँ पर देख लें, जब दोनों का फिजिकल स्टेट अलग हो तो उसको हम कौन सा कैटालिसिस कहेंगे, होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस। तो इस केस में हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे आसान मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये वाला है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 में पूछा गया है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन बाय। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्यों होगा? ऑप्शन ए, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। वो हमने कुछ देर पहले बात की कि जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लो करवाएगा, टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी को लो नहीं करवाएगा। इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी उन रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ऑप्शन सी, लोअरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। अब ये तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, किस वक्त ज्यादा होगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद बढ़ेगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है इस केस में गलत है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कैसे इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगे। इनवर्स रिलेशन यहां पर बात की गई है, विच इज नॉट द केस। और ऑप्शन डी जो है, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, इसी तरह चांसेस होंगे कि इफेक्टिव कोलिजन्स हो उसमें। इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब ये है कि वो कोलिजन्स जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। तो इस केस में द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी, एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी, एंड ऑप्शन डी, आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन प्रोसेस और आयोनाइजेशन एनर्जी आप जानते हैं, वो एनर्जी है जब हम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाते हैं। इस केस में ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वो एनर्जी है जो इनकी मोशन की वजह से हो। ठीक है, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी और ए को देख लें। ऑप्शन ए, पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से होगी। हमारे पास इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के एज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टिंग पार्टिकल्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। जब इफेक्टिव कोलिजन की तादाद बढ़ती जाएगी बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, तो रेट ऑफ द रिएक्शन पर क्या असर होगा? ऑप्शन ए, डिक्रीजेस, जो कि मुकम्मल गलत है स्टूडेंट्स। जब इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद बढ़ेगी, रेट को बढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए गलत। बी, इंक्रीजेस। सी, रिमेन्स द सेम। बोथ ए एंड सी। अगर रिमेन सेम हो तो फिर कैसे इंक्रीज आएगा? ऑप्शन डी, ए और सी की बात की गई है, दोनों गलत हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डिक्रीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब कोई सिस्टम में चेंज नहीं आ रहा हो। तो जो सही ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट्स, दैट इज इंक्रीजिंग। जब इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन उसके साथ बढ़ता जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में है कि विच कंडीशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको मुख्तलिफ कंडीशंस दिए गए हैं और बताया गया है या पूछा गया है आपसे कि इनमें से किस कंडीशन पर किसी रिएक्शन का रेट बढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये फैक्टर्स रिवर्स हैं किताब में जो हमने डिस्कस किए थे चैप्टर में, कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन ए मुकम्मल गलत है।
ऑप्शन बी डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन से तो रेट बढ़ जाएगा, लेकिन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद कम होगी। ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अगर एक साइड पर हम इंक्रीज इन टेम्परेचर लेकर आ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को कम करवा रहे हैं, तब भी कोलिजन की तादाद कम होगी। ऑप्शन सी गलत। तो जो अल्टीमेट ऑप्शन रह जाता है दैट इज ऑप्शन डी, increase in temperature and increase in concentration of the reactants, which is the correct answer. MCQs नंबर 11 में क्या पूछा गया है, बोर्ड नंबर 3 पे देखते हैं स्टूडेंट्स MCQs नंबर 11 में पूछा गया है कि a catalyst is, कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट आप जान ले, आपकी लिए मैं रिवाइज करूं कि हर वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, पर यूनिट टाइम उसके ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा और खुद एट द एंड ऑफ द रिएक्शन चेंज नहीं होगा, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, तो फिर तो कैटलिस्ट के इस्तेमाल का कोई फायदा ही नहीं हुआ जो कि हमारे लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कम करवाए। हाँ, कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करवाएगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी decrease activation energy and increase the rate of a reaction. Option C increase activation energy and decrease the rate of a reaction. जब activation energy increase तो activation energy में नहीं लेकर आएगा, catalyst तो activation energy को कम करवाएगा। ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी increase activation energy, जब activation energy increase आएगा तो ऑप्शन डी जो है गलत है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है that is decrease एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। कोई भी कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स के लिए वो जो बैरियर है, वो जो रुकावट है, उसको कम करेगा। डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी में ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। 12 में पूछा गया है कि विच एल्यूमिनियम सैंपल वुड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली विद 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमारे पास 1 मोलर कॉपर सल्फेट है स्टूडेंट्स। बताया गया है कि इसके साथ एल्यूमिनियम का कौन सा सैंपल जो है तेज रिएक्शन करेगा। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम रॉड। एल्यूमिनियम रॉड स्टूडेंट्स, इस मार्कर को देखें, दिस इज रॉड, लेकिन अगर ये अंदर से खोखला ना हो, ठीक है, उसको हम रॉड कहते हैं। एल्यूमिनियम पिलेट्स, जो बटन होते हैं, शर्ट के बटन इसकी साइज में होते हैं, जिनको हम पिलेट्स कहते हैं। ऑप्शन सी 1 ग्राम एल्यूमिनियम रिबन, हम अगर एक रिंग की फॉर्म में देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। और आखिर जो है 1 ग्राम एल्यूमिनियम पाउडर। अगर आपको याद हो, हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था और उसमें एक फैक्टर डिस्कस किया था सरफेस एरिया, कि रिएक्टेंट्स का पार्टिकल साइज, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, रिएक्टेंट के पार्टिकल साइज को इंतहाई कम होना चाहिए। जितना पार्टिकल साइज कम होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा। कांटेक्ट एरिया ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। और आखिरी एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, यहां पर कहा गया है कि 1 मोल ऑफ अ रिएक्टेंट, हम कहते हैं कि एनी रिएक्टेंट ए जिसका हमारे पास 1 मोल है, ठीक है, रिएक्ट्स विद अ रेट ऑफ 0.6 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। रेट जो रिएक्शन के लिए है that is 0.6 students. What is the rate constant of this reaction? आपसे ये पूछा गया है कि रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करें। और रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। मैं इक्वेशन आपके लिए लिख लूं स्टूडेंट्स, dx by dt which is in fact the rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactant A. फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यह है स्टूडेंट्स के ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ द रिएक्शन डबल होगा, तो पावर 1 आएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपने 4 टाइम इंक्रीज किया, इट मींस के रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, मतलब रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को आपने डबल किया तो रेट 4 टाइम इंक्रीज हो गया, फिर पावर 2 आएगा। अगर 6 टाइम इंक्रीज आएगा तो फिर आपने पावर 3 यूज करना है। तो यहां पर इसके साथ अगर हम कांस्टेंट लगाए, या सिंपली मैं आपके लिए इक्वेशन लिख लूं, फाइनली हमारे पास इक्वेशन रह जाएगा कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट
डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट 0.6 है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0.6। तो इसमें से 0.6 देख लें, दैट इज ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कशन शुरू की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। नेक्स्ट पोर्शन एक्सरसाइज का है शॉर्ट क्वेश्चंस। आइए बोर्ड नंबर 1 पे शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में क्या पूछा गया है हमसे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है कि डिटरमिन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जिसमें हमारे पास अगर आप ऑप्शन ए देखते हैं, रेट इज इक्वल टू के। व्हाट इज के? K is constant in this case for the rate of a reaction, multiplied by the molar concentration of NO2 power 2 है स्टूडेंट्स, और इसके साथ ऑक्सीजन पावर 1 है। पावर 1 हम नॉर्मली नहीं लिखते, तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू NO2 द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट उसके साथ 2 टाइम इंक्रीज होगा। उस केस में हम फिर कहते हैं कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम कंसंट्रेशन डबल करते हैं, रेट डबल, फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल, रेट 4 टाइम इंक्रीज, ऑर्डर सेकंड। अगर हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 6 टाइम इंक्रीज होगा, दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इन दिस केस हम सिंपली रूल्स के मुताबिक, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक इन पावर्स को जनरली ऐड करेंगे। तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 2 + 1 is equal to 3. दिस रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आप ऑप्शन बी देखते हैं, उसमें लिखा गया है कि रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसका पावर 2 है। तो स्टूडेंट्स, कोई और रिएक्टेंट उसके साथ नहीं है, तो इस केस में हमारा जो रेट ऑफ, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आसान है। अगर इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं तो पहले आपने रेट को डिफाइन करना है, या क्योंकि ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने ऑर्डर को डिफाइन करना है कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। जनरल एक एग्जांपल दे, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ आए, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे फिर आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के व्हाई अ मॉलिक्यूलर कोलिजन शुड बी सफिशिएंटली एनर्जेटिक टू कॉज अ केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूलर कोलिजन क्यों इतना एनर्जेटिक होना चाहिए, या मॉलिक्यूल्स अगर कोलिजन करते हैं तो उनको क्यों इतनी एनर्जी गेन करनी चाहिए ताकि वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट्स में। तो स्टूडेंट्स, हमने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो थ्योरीज पढ़ी थी, उनमें से एक थ्योरी थी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में हमने पढ़ा था नंबर फर्स्ट पॉइंट में कि मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड होना लाजमी है। वो क्यों? क्योंकि जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे, इंटरचेंज एटमों का नहीं होगा, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। कोलिजन लाजमी है स्टूडेंट्स। दूसरा फैक्टर उसके साथ ये है कि कोलिजन तो हो जाएगा, अब उन मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जिससे वो पुराने बॉन्ड खत्म हो। अब कोलिजन हुआ, पुराने बॉन्ड खत्म नहीं हुए, नो रिएक्शन। पुराने बॉन्ड भी, अब एक्टिवेशन एनर्जी भी उनमें इतनी आ गई है कि वो बॉन्ड उसके साथ टूट सकते हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि द रिएक्टेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, इनका आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन लाजमी है। फर्ज कर लो कार्बन मोनोऑक्साइड NO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो, जैसे CO + NO2, इनका रिएक्शन है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड में। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है। ऑक्सीजन किससे गेन किया है? NO2 से। अब अगर कोलिजन हो जाती है, नंबर 1 कंडीशन, कोलिजन हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी भी आ गई, लेकिन थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कोलिजन करे उस मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ कोलिजन करेगा तो कोलिजन का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इन तीनों कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई करना है।
क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। कौन से फैक्टर्स रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर है। आप टेम्परेचर को बढ़ा दें, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, उसके साथ इफेक्टिव कोलिजन की तादाद बढ़ेगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की स्पीड जो होगी ज्यादा होगी। सेकंड फैक्टर हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने से उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, रश हो जाएगा, वहां पर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज्ड। थर्ड फैक्टर जो है स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, जैसे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिस्कस किया, एल्यूमिनियम रॉड है हमारे पास, सपोज इतना रॉड है, अब इसका सरफेस जो आप देख सकते हैं यही होगा, लेकिन जब इसको हम पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे तो पाउडर के जो पार्टिकल्स होंगे, नए नए सरफेसेस सामने आएंगे, तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, कंटेक्ट एरिया बिटवीन द रिएक्टेंट्स ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और आखिरी फैक्टर जो हम कह सकते हैं कि दैट इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये चारों फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक दिए गए हैं, वहां पर आप देख लें, ऑब्जर्व कर लें, समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट समझने की कोशिश करें, याद नहीं, सीखें। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा, उसको जहन में रखते हुए हमने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते जाएंगे, कोलिजन बढ़ने की वजह से चांसेस ये है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बने और रेट उसके साथ इंक्रीज हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन उस वक्त इंक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे। ठीक है, कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 गैसेस हैं हमारे पास, ए और बी, जनरल गैसेस हैं एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नंबर 1, प्रेशर डबल करने से क्या होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने ये रिलेशन पढ़ा था बॉयल्स लॉ में कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड। अब 2 गैसेस हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं, जब हम प्रेशर डबल करवाते हैं, फर्ज कर ले एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, नॉर्मल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, कोलिजन्स के चांसेस ज्यादा होंगे, कोलिजन्स के चांसेस बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन उसके साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए इज डबल्ड, इट मींस दिस इज कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के फैक्टर को हमने डिस्कस किया कि इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, इन फैक्ट वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, in fact we are increasing the number of those molecules, the collision of those molecules, और इसी तरह रेट बढ़ेगा उसके साथ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन बढ़ाने से चांसेस ये होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन उसके साथ बढ़े। और T इज डिक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर का इफेक्ट तो हमने पढ़ा यहाँ पर स्टूडेंट्स का, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो कम होगी, कोलिजन की तादाद कम होगी, कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंगे, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी सी पार्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर में डिटेल है आपके साथ जो शेयर की गई है, काइंडली रिवाइज कर ले, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, आइए स्टूडेंट्स बोर्ड नंबर 2 पे देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, पहले हमें रिएक्शन दिया गया है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 का रिएक्शन है, प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड है। टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए 400 डिग्री सेल्सियस है। जो रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन की केस में दैट इज 0.50 है। रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बोथ द रिएक्टेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO2 इज फर्स्ट ऑर्डर, मतलब NO2 की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होगा, CO की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होगा। नंबर ए पूछा गया है कि ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर बता दें, तो यू नो दैट रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO एंड
NO2। ठीक है स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू बोथ द रिएक्टेंट्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फिर हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो ऑप्शन ए का आंसर है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ऑप्शन बी जो है दैट इज रेट कैलकुलेट कर लें। जब टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस हो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 0.025 मोल्स पर dm³ एंड दैट ऑफ NO2 0.04 dm³ मोल पर dm³। अब आपको पता है कि इस रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट इज इक्वल टू K into 0.025 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, फर्स्ट ऑर्डर है, पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 0.04। ठीक है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में अब आप K की वैल्यू को इंसर्ट कर लें, दैट इज 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 0.040। इन तीनों फिगर्स को मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट द आंसर ऑफ 0.0005। साइंटिफिक नोटेशन में 5 × 10⁻⁴ का आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप खुद कर लें, मैंने बता दिया आंसर, जस्ट मल्टीप्लाई कर लें। और आखिरी क्वेश्चन जो है कि ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, व्हाई? कोलिजन थ्योरी में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि पहले मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन होना चाहिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। जब कोलिजन हो जाए, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी भी है, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कुछ देर पहले कि कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन है दैट इज CO2 + NO। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन NO2 के ऑक्सीजन के साथ कोलिजन करेगा। अब अगर ये कार्बन आ जाता है नाइट्रोजन के साथ कोलिजन कर लेगा, तो फिर तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। क्यों? क्योंकि द रिएक्टेंट्स आर नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड। तो 3 कंडीशंस कोलिजन थ्योरी के मुताबिक हम डिफाइन करते हैं कि द मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड, सेकंड दे मस्ट हैव द एक्टिवेशन एनर्जी, एंड थर्ड दे मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होंगे, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए, और उसके साथ साथ ब्रीफली हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।